सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 1 में दिए गए अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए हमेशा की तरह आज के वीडियो की भी शुरुआत करते हैं आज के परिचय के साथ में। परिचय क्या है? परिचय में हमें ये बताया है कि इस अध्याय में ना दोस्तों, हम विश्व राजनीति की अगर बात करें तो उसमें जो पर्यावरण है ना, और जो संसाधन है उसके बढ़ते महत्व की चर्चा करेंगे कि हमारे लिए पर्यावरण क्या मायने रखता है, कौन कौन सी समस्याएं हैं रास्ते में, है ना, और संसाधनों के बारे में जानेंगे। समय है 1960 के दशक का। तब से लेकर पर्यावरण के मसले ने बहुत जोर पकड़ लिया। इस पृष्ठभूमि को हम ध्यान में रखेंगे इस अध्याय को पढ़ते हुए, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा भी की गई है। जब हम तुलनात्मक चर्चा करते हैं तो हमें अंतर समझ में आ जाता है ना, और साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी हमें इस अध्याय में जानने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो हम ये जान भी सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की जो बहसें हैं, उनमें जो बहस हुई है उसमें भारत में कौन सा पक्ष भारत ने लिया है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा भी की गई है। अध्याय का समापन की अगर मैं बात करूं तो वो ये बताते हुए किया गया है साथियों कि एक जो समकालीन विश्व राजनीति है, इसमें हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता यानी इंडिजीनियस पीपल के इन सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो इस समय चित्र देख रहे हैं, दो चित्र जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया। यहाँ दिए गए चित्रों में वर्षा के वन और गरान यानी मैनग्रोव्स देखे जा सकते हैं। चलिए अब हम फाइनली आगे बढ़ते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। परिचय पढ़ने के बाद में सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक या कह लीजिए कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है। ठीक है, अच्छा, इस पैराग्राफ की शुरुआत में जो लाइन दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या दिया है कि इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातें की। बात बिल्कुल ठीक है। हमने जब ये किताब पढ़ना शुरू किया था, अध्याय 1 से हमने शुरुआत की थी। आप जानते हैं हमने शीत युद्ध वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखी, है ना। उसके दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, यूरोप के बारे में जाना, है ना, अफ्रीका के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने उसमें राज्य शक्ति के उत्थान के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, उसका पतन कैसे हुआ, इन सब विषयों पर भी चर्चा करी थी। हमने ये भी देखा था कि जब हम बात करते हैं विभिन्न देशों की, तो उसमें जो हमारा अपना देश है उसकी जो नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार थी और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा इस किताब में करी है ना। और बढ़ते हुए हम आ गए हैं इस अध्याय पर। अध्याय 7 में अगर हम अध्याय 7 की बात करें दोस्तों, तो उसमें हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं, है ना। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं है। क्यों नहीं है आप कहेंगे? क्योंकि दोस्तों देखिए, हम सब ना क्या मानते हैं कि गरीबी और महामारी दोनों ही चीज़ें जो हैं, इस पर अंकुश रखने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है सरकार की, यानी गवर्नमेंट की, है ना। अब अगर इसी तरह से हम सोचें तो हम ये भी कह सकते हैं ना इसी अर्थ में कि ये जो मुद्दे हैं दोस्तों, ये विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं, क्योंकि जब सरकार की ही जिम्मेदारी है तो फिर ये विश्व राजनीति के दायरे में ज़रूर आते हैं, है ना। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर हमें विचार करना है। विचार करते हुए हमारे जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या हम ऐसा मानते हैं दोस्तों कि ये जो मुद्दे हैं ये समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं या नहीं आते। समझिए, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र को देखिए। क्या है इस चित्र में? अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि पानी के विषाक्त होने से यानी जहरीले हो जाने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया।
जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान भी हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, है ना। अनेक अनुसंधान हुए लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। दरअसल इस जगह मजाक मजाक में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आए वे अगर एक एक बाल्टी पानी भी लाते तो यह सागर भर गया होता। दोस्तों, अराल सागर की अवस्थिति देखने समझने के लिए हम एक मानचित्र को देख सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 24 पर दिया हुआ है। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा अभी हाल ही में कि क्या ये जो मुद्दे हैं ये समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं। अब समझिए, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन जो है उसके एक बड़े हिस्से की अगर हम बात करें साथियों तो उसमें जो उर्वरता है वो कम हो रही है। आप जानते हैं ना उर्वरता क्या होती है? उर्वरता का मतलब उपजाऊ क्षमता मिट्टी की, ठीक है। इसमें हमें चारागाहों के बारे में भी बताया गया है। हमें बताया है कि चारागाहों के जो चारे हैं वो अब ख़त्म होने को हैं दोस्तों, और जो मत्स्य भंडार है जिसकी अभी हमने बात की थी अराल सागर की बात करते समय, वो अब धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। जलाशयों की बात करें दोस्तों तो उनकी जो जल राशि है वो बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है ना, यानी उनमें जल की मात्रा और उसमें प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे खाद्य उत्पादन में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है ना। ठीक है, दूसरे बिंदु में क्या दिया हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी मानव विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें जो कि 2016 के अनुसार है, तो जो विकासशील देश है ना, आप जानते हैं ना विकासशील देश का मतलब क्या होता है? हमारा जो भारत है वो अभी एक विकासशील देश है ना। ठीक है, तो 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। सोचिए, ये आंकड़े 2016 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों। और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधाओं से भी वंचित है। क्या आप अपने आसपास कचरा महसूस करते हैं? क्या आप देखते हैं कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे लोग कचरा फैलाते हैं? अभी पिछले कुछ वर्षों में तो ये काफ़ी कम हो गया है ना। इसी वजह से दोस्तों कि आबादी जो है साफ सुविधा से वंचित है, 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, है ना। ठीक है, फिर अगले बिंदु में हमें क्या दिया है? अगले बिंदु में हमें ये बताने का प्रयास किया है दोस्तों कि जो प्राकृतिक वन जलवायु है ना उसको संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने में ये सब मदद करते हैं। प्राकृतिक वन की बात हो रही है कि वो जलवायु को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। इनसे क्या होता है ना कि जो जल चक्र है, जो वाटर साइकिल है, वो भी कैसा रहता है? वो भी एकदम बैलेंस्ड बना रहता है, संतुलित बना रहता है। और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन दोस्तों ऐसे वनों की कटाई अब होने लग गई है ना, और लोग क्या हो रहे हैं? विस्थापित होते चले जा रहे हैं। जैव विविधता की हानि बिल्कुल जारी है। और इसका कारण क्या है? आप पूछेंगे इसका कारण, तो मैं बताऊंगा कि उन पर्यावासों का विध्वंस है जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। देखिए क्या होता है ना कि हम जंगल में बहुत सारी जैव विविधता हमें देखने को मिलती है ना, नो डाउट। देश में भी है, हमारे धरती पे सब जगह है, लेकिन जंगलों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। अब अगर हम जंगल काट देंगे, वृक्ष काट देंगे, तो वो सब कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं कि वो सब फिर इधर आ जाएंगे जहाँ हम रहते हैं। तो जो पर्यावासों का विध्वंस है, इससे जैव प्रजातियों के मामले में ये समृद्ध भी है, ठीक है ना। इसका कारण है जैव विविधता की हानि जारी है, वो बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि इंसान के सामने जब आता है कोई जीव, वो उसको नुकसान पहुंचाता है तो इंसान उसे खत्म कर देता है ना। ठीक है, इसके बाद अगले बिंदु में ये दिया है दोस्तों कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ना ओजोन गैस की जो मात्रा है, ओजोन गैस आप जानते हैं, देखिए विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को हम उसका जो संकेत है वो O2 है ना। ओजोन का जो संकेत है वो है O3, याद रखिएगा, आपको पता भी होगा ये बात। तो जो ओजोन गैस है ना, जिससे मिलकर के ओजोन परत बनी है, तो उसकी मात्रा में लगातार कमी हो रही है, और इस ओजोन परत में छेद होना भी कह सकते हैं आप इसे। इससे क्या हो रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अब आप पारिस्थितिकी तंत्र से तो परिचित हैं ही, है ना, तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा जो है इससे मंडरा रहा है।
फिर हमें ये भी बताया है कि जो पूरा विश्व है इसमें जो समुद्र तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रदूषण है, जो समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का जो मध्यवर्ती भाग है वो अब भी अपेक्षाकृत कैसा है, स्वच्छ है, बीच की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों इसका जो तटवर्ती जल ज़मीनी क्रियाकलापों से जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जो भी ज़मीन में क्रियाकलाप हो रहे हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों समुद्र तटीय इलाकों की अगर हम बात करें तो उसमें मनुष्यों की जो सघन बसाहट है वो जारी है। लोग बसते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। इस प्रवृत्ति पर अंकुश अगर नहीं लगाया गया, रोकथाम नहीं की गई, तो दोस्तों क्या होगा, समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमको ना एक चीज़ लग सकती है। क्या लग सकता है कि ये तो बिल्कुल नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए, है ना। मन में ऐसी बातें आ सकती है ना, क्योंकि ये तो अभी हमने देखा ना, पर्यावरण, समुद्र, सागर, मतलब हमने तो ये सब वो बातें पढ़ी जो कि मुख्य रूप से हमें भूगोल में पढ़नी जानी चाहिए, ऐसा मन में ख्याल आ सकता है। लेकिन ज़रा फिर से सोचिए दोस्तों, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की अभी हमने चर्चा करी है ना, जितनी भी चर्चाएं अभी हमने करी, उन पर जो अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति जो है वो इस अर्थ में तो राजनीतिक हो जाएगी ना। क्योंकि ये तो राजनीतिक क्षेत्र में ही हम पढ़ेंगे ना कि जब हमने ये मान लिया कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, तब तो फिर सरकार को ही नियंत्रण रखना चाहिए। तो जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, इस मसले पर इस तरह से, इस नज़रिए से, तब हमें समझ में आता है ना कि ये तो राजनीतिक है। दोस्तों इन मसलों में अधिकांश ऐसे भी हैं मसले कि किसी एक देश की जो सरकार है ना वो इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती है। क्योंकि आप समझिए, एक अकेले देश की सरकार जिम्मेदार नहीं है ओजोन परत में होने वाले छेद के लिए, है ना। तो पूरा समाधान जो है दोस्तों मतलब इस वजह से ये जो मसले हैं ये विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमें ये बताया है कि जो पर्यावरण है और जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके जो मसले हैं ना वो एक और गहरे अर्थ में भी राजनीतिक है। वो क्या है, कौन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के जो प्राकृतिक संसाधन है इस पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है। दोस्तों इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है ना। भाई जो जितना ज़्यादा ताकतवर है उसकी सीमाएं उतनी अधिक हैं। अगर उसका भौगोलिक क्षेत्र अलग है, उतना ज़्यादा विकसित है, मजबूत है, तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी। इस तरह से ये मसले जो हैं दोस्तों गहरे अर्थों में राजनीतिक हो जाते हैं। हालांकि पर्यावरण से जुड़े जो सरोकार हैं उनका लंबा एक इतिहास है, एक अपनी हिस्ट्री है। लेकिन जो आर्थिक विकास है इसके कारण पर्यावरण पर होने वाले जो असर हैं उसकी चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र जो है उसको ग्रहण कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि जो वैश्विक मामले हैं इनसे सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम, इन्होंने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ये दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। मैं आपको ये भी बताऊं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन भी करवाए। और इतना ही नहीं किया दोस्तों, इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना भी शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना। तभी से क्या हुआ, पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया, है ना। मैं आपको बता दूं कि 1992 में यानी 1992 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन जो है वो हुआ कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में क्या हुआ, 170 देश, सोचिए, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया यानी भाग लिया। मैं आपको बता दूं कि वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर जो बढ़ते हुए सरोकार हैं उसको इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। आप ये चित्र को देखिए, पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नज़रिए में जो अंतर है उसको समझने का प्रयास हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएं।
तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि इस सम्मेलन से 5 साल पहले यानी 1987 की अगर बात करें तो इसमें आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में हमें क्या बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके अगर आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे ना, तो विश्व के जो दक्षिणी हिस्से हैं इसमें औद्योगिक विकास की मांग जो है दोस्तों वो ज़्यादा प्रबल है, समझिएगा। और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन की बात कर रहे थे हम, इसमें ये बातें खुलकर सामने आई कि विश्व के जो धनी और विकसित देश हैं, ठीक है ना, मैंने विकसित देश कहा, ध्यान रखिएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध और गरीब तथा विकासशील देश जो है यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे में पैरोकार है। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता दोस्तों ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो शब्द है ना वैश्विक ताप वृद्धि, इसको आपने अक्सर ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर सुना होगा, ये नाम आपको थोड़ा ज़्यादा परिचित लगता होगा नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिणी देश की आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ये ज़्यादा चिंतित थे, है ना दोस्तों। रियो सम्मेलन में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार भी निर्धारित हुए। क्या हुआ आप जानना चाहेंगे, है ना? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है एजेंडा 21 का। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां तो वहीं की वहीं बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि जो आर्थिक वृद्धि है इसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। लेकिन दोस्तों समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचक भी हैं जिनका कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। अब आइए पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर हम एक नज़र डालते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो सबसे पहला शीर्षक हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए शीर्षक से समझिए, साझी संपदा की सुरक्षा। यहाँ पे कितना सही शीर्षक दिया हुआ है, ये हम सभी की साझी संपदा है ना, पूरे विश्व की। तो दोस्तों साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का हक नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का क्या है, अधिकार है ना। इससे तो आप सहमत हैं। और संयुक्त परिवार का जो चूल्हा है वो चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा की तो उदाहरण है ना। मान लीजिए कि एक घर में 8-10 लोग रहते हैं लेकिन एक ही चूल्हा जलता है, तो ये तो साझी संपदा ही हुई ना। इसी तरह दोस्तों विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर आप कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे ही कहा जाता है दोस्तों वैश्विक संपदा। आगे एक मिनट इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत इसे कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष ये सभी शामिल है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें इस जानकारी को मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बहुत ही सरल भाषा में दी गई है इसलिए एकदम शब्दशः पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जहाँ मुझे ऐसा लगा आपको समझाना है वहाँ मैं आपको समझा ही देता हूँ, आप तो जानते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ लिखा है कि अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। ज़रूर प्रश्न ये आपके जहन में आया होगा, सुनिए। अंटार्कटिक महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप जैसे सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी भी शामिल हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है जो कि समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। दोस्तों अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इसके लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है।
मैं आपको बता दूं कि विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन्होंने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया कि जो अंटार्कटिक प्रदेश है वो विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्र अधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के जो नियम हैं बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद की बात करें तो इस इलाके में गतिविधियां दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, आखेट और पर्यटन तक सीमित रही हैं, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अपशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि इसे मानवता की साझी विरासत भी आप कह सकते हैं, है ना। इसमें क्या क्या शामिल है ये बताया, पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। दोस्तों, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिक पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह भी जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना ये जो है ये मुश्किल होता है ना। इस चित्र को ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं आप। 1970 के समय की बात है। 1970 का जो दशक था उसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टि। क्या हुआ इसके कारण? 5 देशों की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और उसमें दरार पड़ गई। दरअसल दोस्तों, पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। खेती किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को क्या करना पड़ा? अपना घर बार छोड़ना पड़ा। हम वापस से पैराग्राफ पर आते हैं। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी ये पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक ज़रूरी बात है दोस्तों, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं ना, उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और ना आगे की पीढ़ियों के लिए, है ना। इसीलिए अब जो शीर्षक हम देखने वाले हैं वो शीर्षक क्या है? वो है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। हमने संपदा के बारे में जाना कि ये साझी संपदा है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो साझी भी हैं और अलग अलग है। लेकिन कैसे, समझिए। अभी हमने क्या देखा ऊपर कि जो पर्यावरण है इसको लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं इनके रवैये में काफ़ी अंतर है। उत्तर के विकसित देश जो है पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, है ना। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क क्या है कि विश्व में पारिस्थितिकी जो है इसको नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने दोस्तों पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की जो भरपाई है ना, उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी बताया है कि जो विकासशील देश हैं अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, है ना, और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने। सही बात है ना। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन 1992 में क्या हुआ? एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ और उसमें इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना क्या है, समझिए, सुनिएगा।
धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित देशों में समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ये जो रियो घोषणा पत्र है उसका कहना है दोस्तों। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित समझिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियमाचार हैं, यानी आप कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में भी ये कहा गया है कि जो ये जो संधि है ना, इसको स्वीकार करने वाले जो देश हैं वो अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण का जो अपक्षय हो रहा है उसमें अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो नियमाचार है इसको स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे। किस बात पर? कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है ना। इस बात से सहमत है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये ऐसे समझिए कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें औद्योगिक देश जो है ना, उनके लिए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। कौन से देश कहा मैंने आपसे? औद्योगिक देश, ठीक है। इसमें से कौन अलग है? चीन और भारत इससे अलग है। इसे क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। आप याद रखिएगा ये बात। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में क्या माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका ज़रूर है। दोस्तों समझिए, ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए ये बात दोस्तों बड़ी प्रलयंकारी साबित हो जाती होगी, है ना। समझिए, जापान के क्योटो में 1997 में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में, प्रकाश में, रोशनी में सहमति बनी। अब समझते हैं एक और शीर्षक जो क्या है? साझी संपदा। साझी संपदा, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? साझी संपदा का अर्थ होता है एक ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के, है ना, किसी भी समूह के प्रत्येक सदस्य का क्या है? स्वामित्व हो, है ना। इसके पीछे जो मूल तर्क है वो क्या है? कि ऐसे संसाधनों की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो समूह का जो हर सदस्य है उसको समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व भी निभाने होंगे। उदाहरण के लिए बात करें कि सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने ना साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। अब समझिए, निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट, इनके साथ में कई कारणों से क्या है कि जो पूरी दुनिया है इसमें साझी संपदा का जो आकार है ना वो घट रहा है। इसमें हमें ये भी बताया है कि उसकी जो गुणवत्ता है और गरीबों को उसकी उपलब्धता है वो कम हो रही है। राजकीय स्वामित्व की अगर बात करें तो राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की जो पुरानी व्यवस्था है वो साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक ठीक उदाहरण देती हैं। समझिए, दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरा के अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है, ठीक है। अब पर्यावरण के मसले पर अगर हम बात करते हैं भारत के पक्ष की तो वो क्या है? समझिए, इसे भी ध्यान से समझिए। भारत ने ना दोस्तों 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले की अगर बात करें तो इसमें इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल
क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ये ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों के सहित जो भारत है और चीन, ये भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें क्या हुआ, भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर जो है वो विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का क्या विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है वो विकसित देशों की है। क्यों है? क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार यानी UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। कैसा ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का? समझिए, इस तर्क के अनुसार क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का जो रिसाव है इसकी ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर के कहा गया है कि जो विकासशील देश है ना, उनकी पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राज़ील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। दोस्तों, भारत इस बात के खिलाफ है। उसका क्या मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के तो खिलाफ है, विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है ना। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत के आधे से भी कम होगा, जो कि सन 2000 के अनुसार कितना है, 3.8 टन प्रति व्यक्ति। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक ये मात्रा बढ़कर भी 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। भारत की सरकार दोस्तों विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान भी बढ़ा है। इससे तो ये पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है ना। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका जो मुख्य निष्कर्ष जो है वो यह था कि विकासशील देशों को रियासती शर्तों पर नए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। दोस्तों समझिए, भारत इस बात को ज़रूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें। क्यों? ताकि विकासशील देश जो हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का ये भी मानना है दोस्तों कि दक्षेस यानी सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वजनी हो सके। ठीक है, अब समझते हैं पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। दोस्तों, पर्यावरण हानि की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है हम उसके बारे में जान चुके हैं ना। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। समझिएगा, सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्यवाही के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है।
इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें नई दृष्टि दी है ना, कि व्यक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा भी की जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी डाइवर्सिटी यानी विविधता है। दोस्तों, दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के जो वन आंदोलन है, इस पर बहुत दबाव है। समझिएगा, 3 दशकों यानी 30 सालों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के जो जितने भी देश हैं ना, अनेक देश, उनकी अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है और इतना ही नहीं, रसायनों का भरपूर प्रयोग करता है, भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित भी करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश भी करता है। इसके कारण क्या? इसके कारण जो जन समुदाय है, इसको इस विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से ना विश्व के जो विभिन्न भाग हैं, उनमें खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध जुड़ा हुआ है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसको देखिए। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी जिले दिनाजपुर के शहर फुलवाड़ी में एक पूरा का पूरा समुदाय कोयला खनन परियोजना के विरोध में उठ खड़ा हुआ। इस चित्र में अनेक महिलाएं प्रस्तावित कोयला परियोजना के विरोध में नारे लगा रही हैं और इस चित्र में एक स्त्री अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए खड़ी है। आप देख सकते हैं, ठीक है। समझिए, इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है? फिलीपींस, जहां कई समूहों और संगठन ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणुविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है ना। 1980 के दशक की बात करें तो इसके शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। समझिएगा, यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही, बांध विरोधी आंदोलन भी था। समझिएगा दोस्तों, फिलहाल ना दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, इनमें तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका जो है तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं। अब समझिए संसाधनों की भू राजनीति किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा है। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। दोस्तों, समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज की शहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी से बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही है। और मैं आपको बता दूं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया। पूरे शीत युद्ध के दौरान समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना भी शामिल है।
दोस्तों, पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार तो यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता तो दोस्तों ये भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है ना। अनेक खनिज, खास करके रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल, वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आज भी बना हुआ है। दोस्तों, 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है ना। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा भी जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का इतिहास भी है ना। का भी तो इतिहास है संघर्षों का, युद्ध का। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद भी नहीं है। इसका कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर के जो पैदा मतभेद जो है 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है दोस्तों। और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द को गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करते हैं। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नज़दीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई है। इसका एक उदाहरण क्या है? 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुख नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। दोस्तों, बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते ही रहते हैं। अब एक शीर्षक ये भी पढ़ते हैं, मूलवासी और उनके अधिकार, इंडिजीनियस पीपल। दोस्तों, मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संख्याओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुशे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। दोस्तों, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूरब में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों, विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें
कह लीजिए कि आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हज़ारों सालों से पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूल निवासी रहते हैं। दोस्तों, सरकारों से इनकी मांग क्या है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूलवास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन ज़मीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। दोस्तों, भूमि की हानि का अर्थ क्या है? आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही ना मुहैया कराए। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ भी दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ है ना। ये देखो, एक चम्मच पर्यावरण भी। क्या आपको यह नज़रिया जचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया है? दोस्तों, हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में ये समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा है। इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली है। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। अगले अध्याय में दोस्तों वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलनों की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूल निवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा और आपसे अपेक्षा भी है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे पुनः जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।